हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की यह दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने सभी अध्याय ट्रिक से कर लिए थे और धाराएं 34 तक धाराएं ट्रिक से कर लिए थे। अब बाकी जो बच गई धाराएं उनको आज हम ट्रिक से फिनिश कर देंगे, यानी दो ही वीडियो में आपका हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 फिनिश हो जाएगा। और जिसकी पीडीएफ आपको बताया था टेलीग्राम चैनल जीके नोट्स 22 बिना स्पेस दिए यहाँ पे टाइप करना है टेलीग्राम पर, और जीके नोट्स ग्रुप को आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और देखो, अध्याय 11 पढ़े थे। अध्याय 11 को हमने ट्रिक से याद किया था। जैसे पहला क्या कौन सा अध्याय बताता है? डेफिनेशन बताता है। दूसरा अध्याय क्या बताया? 2 को और 3 से तो बोला था कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका संविधान बताएगा। और ऐसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने धाराएं भी कर ली थी। अब चौथा क्या बोलता था? चौथा अध्याय क्या बताता था? चौथा अध्याय बोला था कि 4 दीवारी के भीतर पुलिस को आंतरिक सुरक्षा करनी है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करता था। और 5 में हमने क्या पढ़ा था? पाँच जो अध्याय था, अध्याय नंबर 5 क्या था? 5 से याद बोला था कि हमने जांच कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव यानी प्रभावी अपराध जांच किसमें? 5। 6 में क्या बोला था हमने? फंक्शन यानी पुलिस का फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 में। और 7 में हमने क्या बोला था कि पुलिस 7 दिन डिसिप्लिन में रहती है। अनुशासन किस में आ जाएगा? 7 में। 8 फॉर में आ अकाउंटेबिलिटी। और 9 में क्या था? नो लेट पेनल्टी, तो पेनल्टी किस में? 9 में। और 10 में क्या था? विविध। सबसे लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा? विविध मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो धारा 35 क्या बताती है? धारा 35 से याद रखना प्रताप अंकल। तो प्रताप से याद रखना 35 और अंकल। प्रताप अंकल ने सबसे पहले एक बात बताई थी, आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के प्लान के बारे में बताया। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना। प्रताप अंकल ने आईएसएस इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के प्लान के बारे में बताया। किसको? डीजीपी को। तो डीजीपी है ना, सरकार के अनुमोदन से, सरकार अनुमोदन करेगी डीजीपी को, और डीजीपी क्या करेगा? आंतरिक सुरक्षा के लिए योजना बनाएगा। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा यानी हरियाणा में पूरी राज्य में शांति बनी रहे, उसके लिए योजना। ठीक है, और ये बात किसने बताई थी हमें? प्रताप अंकल ने इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के प्लान के बारे में बताया था। ठीक है, तो धारा 35 में क्या आ जाएगा? आंतरिक सुरक्षा योजना। और 35 से क्या याद रखना? प्रताप अंकल। तो प्रताप अंकल ने बताया। जैसे चौबे जी ने हमें क्या बात बताई थी? चौबे जी ने हमें यह बात बताई थी कि राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अंडर कंट्रोल होती है। ठीक है, अब देखो धारा नंबर 36। धारा 36, अब देखो पुलिस का जो एजेंसी का काम होता है, एक तो देखो पुलिस का काम होता है, पुलिस का काम, ये ट्रिक की लाइन बोल रहा हूँ मैं, पुलिस का काम। और जो एजेंसी होती है, एजेंसी का काम, उनका काम एक ही तो होता है। उसमें 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए उसमें? 36 का आंकड़ा। ठीक है, 36 का आंकड़ा का मतलब होता है बहुत डिफरेंट। अगर पुलिस कोई और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है, एजेंसी की हेल्प ले रही है, एजेंसी उसमें हेल्प नहीं कर रही, तो ये सही बात तो नहीं है। तो जो पुलिस का काम और एजेंसी के काम में तकड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और पुलिस का एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उसको कोऑर्डिनेशन 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि पुलिस कुछ और कर रही है और एजेंसी कुछ और कर रही है। तो 36 का आंकड़ा से याद रखना, धारा 36, और ये पुलिस का काम और एजेंसी के काम का कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मानक परिचालन क्रिया को अपडेट करना, अपडेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यानी मानक परिचालन क्रिया यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको अपडेट कैसे करेगा? अपडेट का मतलब ये है कि एजेंसी का मदद लेगी। जैसे किसी का पोस्टमार्टम करना है, तो पोस्टमार्टम पुलिस पोस्टमार्टम खुद तो नहीं करती, कोई ना कोई एजेंसी करेगी, जैसे डॉक्टर करेंगे। उसी तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है धारा नंबर 37। अब धारा 37 क्या बताती है? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। धारा 37 से याद रखना सहायता। अब देखो पुलिस सहायता किसके लेगी? सहायता किसके लेगी? पुलिस एसएसजेड की सहायता लेगी। ठीक है, तो पुलिस किससे सहायता लेगी? एसएसजेड से सहायता लेगी। अब एसएसजेड होता क्या है? ये कुछ नहीं, स्पेशल सिक्योरिटी जोन होता है। स्पेशल सिक्योरिटी जोन
ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी जोन होता है। अब स्पेशल सिक्योरिटी जोन का कुछ नहीं, आप बोल सकते हो कि विशेष सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण होता है। अब जैसे कोई है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल समझ लो, मान लो आपके गांव में पावर हाउस लगा हुआ है, ठीक है, पावर हाउस यानी बिजली का पावर हाउस है, वहाँ से आपको बिजली सप्लाई होती है, तो वो उसके बाहर तार वार और दीवार वीवार लगा देते हैं, उसको स्पेशल सिक्योरिटी जोन बना देते हैं ताकि कोई जानवर का प्रवेश वहाँ पर निषेध हो, कोई इंसान भी ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते पावर हाउस में जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ लगे होते हैं। तो ये जो स्पेशल सिक्योरिटी जोन बना दिया कि इसके अंदर के कानून अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह कोई भी एरिया है जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होने लगी, यानी मिलिटेंट एक्टिविटी, उग्रवाद ज़्यादा हो गया, वहाँ भी स्पेशल सिक्योरिटी जोन घोषित कर सकती है। कौन घोषित कर सकती है? सरकार घोषित करेगी, ठीक है। और उसके लिए फिर अलग से कानून बनेंगे, और कानून कौन बनाएगा? सरकार के अनुमोदन पर डीजीपी बनाता है, ठीक है। अब देखो विशेष सुरक्षा क्षेत्र, वो तो एक एग्जाम्पल बताया था, लेकिन जैसे उग्रवाद है, अब ये बता देते हैं स्पेशल SSZ का निर्माण। SSZ क्या होगा? स्पेशल सिक्योरिटी जोन यानी विशेष सुरक्षा क्षेत्र। तो विशेष सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण, ठीक है, कौन करेगा? सरकार, ठीक है। और सरकार ने अगर मान लो विशेष सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण कर दिया, तो उसके अंतर्गत सरकार को 6 महीने के अंदर विधानमंडल में ये समक्ष पेश हो जाना चाहिए। यानी जब भी पहली बैठक होगी विधानमंडल में, तब सरकार को ये जो स्पेशल सिक्योरिटी जोन जिस भी जगह को बनाया है वो विधानमंडल में पेश हो जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ से बिल भी पास होना चाहिए। और ये वैसे बनाते क्यों है SSZ? कि उग्रवाद जहाँ पे बढ़ गया, या फिर आतंकवादी गतिविधियाँ या नक्सलवादी गतिविधियाँ, उनसे सुरक्षा को के लिए। अब मान लो कोई भी जैसे जगह है, हरियाणा में तो चलो ठीक है, हरियाणा ये कोई जगह है यहाँ पे उग्रवाद ज़्यादा है, तो वहाँ को SSZ घोषित कर दिया। तो इसमें आम नागरिक या फिर अपरिचित नागरिक या फिर अन्य कोई भी उसकी एंट्री वैध नहीं होएगी, घुस नहीं सकता, और इसकी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। सिंपल बात है। तो SSZ का निर्माण किस में है? धारा नंबर 37 में, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बात मन की मन में ही रह जाती है, बट आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप देखो SSZ के लिए पुलिस क्या बनाएगी? स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। तो 38 में क्या है? संरचना। ये मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा, मैंने लिखी हुई है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस स्ट्रक्चर, पुलिस संरचना बनाती है, और जब संरचना बनाती है तो हमें क्या नहीं है? अड़ना नहीं है। किस में? जब पुलिस संरचना बनाएगी तो 38 में अड़ना नहीं है। धारा 38, धारा 39। तो देखो जो SSZ में है ना, अब देखो स्पेशल विंग थी, जैसे डिफरेंट अलग अलग विंग का कार्य, अलग विंग का कार्य। देखो अलग विंग का कार्य, अब देखो स्पेशल सिक्योरिटी जोन है, ये स्पेशल सिक्योरिटी जोन है, इसमें कोई ना कोई एक विंग कार्य करेगी, ठीक है, और वो विंग उस पर तैनात कर दी गई, ठीक है। तो उन विंग को ताली बजा के SSZ में अपना कार्यभार संभाला। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं लिख देता हूँ। अब देखो उन और ताली, ये चीज़ आप थोड़ा सा लंबी ट्रिक है, लेकिन याद रहेगी तो काम की है। उन विंग ने स्पेशल सिक्योरिटी जोन में ताली बजा के कार्यभार संभाला। अब देखो कोई स्पेशल सिक्योरिटी जोन है, उसमें कोई ना कोई विंग तैनात की जाएगी, तो कौन सी विंग थी? उन ताली बजा के कार्यभार संभाला, ठीक है। उन ताली में क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी जोन में अलग विंग का कार्य, ठीक है। अलग विंग का कार्य किस में आ जाएगा? स्पेशल सिक्योरिटी जोन में। अगर आपको ट्रिक समझ में ना आए तो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये आ गया 39। अब देखो 40 में क्या आ जाएगा? 40 में क्या होता है? SOP, धारा 40, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं। अब देखो मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं कुछ नहीं, इसमें DGP होता है, वो राज्य की सहमति से स्पेशल सिक्योरिटी जोन में कोई भी आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर ट्रिक चाहिए तो आप ट्रिक में ऐसे बोल देना कि ऐसे क्या बोलना है आपको कि धारा हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और उसके साथ साथ DGP चालीसा भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि DGP चालीसा है ना, DGP चालीसा की पावर इतनी है कि वो SSZ में क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो जो DGP से याद रखना, धारा 40 के अंतर्गत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अपना कानून बना सकता है, आदेश जारी कर सकता है। तो धारा 40 में क्या होगा? मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं, ठीक है। DGP इसमें आदेश जारी कर सकता है। धारा 41 क्या बताती है? तो देखो
धारा 41 में क्या होता है कि ताली, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, ताली। ताली, ताली से याद रखना, उसमें उन ताली में क्या था, वो ताली बजा रही थी। इस ताली में क्या है, ताली यानी की, चाबी की बात कर रहा है, और चाबी लगा दी। अब क्या हुआ कि एक बैरियर है, बैरियर खड़ा कर दिया, ठीक है, और उस बैरियर पे क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, यानी लोगों का प्रवेश निषेध है, ठीक है। उपकरणों या पदार्थों पर बैरियर लगा देना यानी बैन कर देना, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसको बोल सकते हैं बैनिंग एंड रेगुलेशन। हिंदी में लिख देता हूँ, उपकरणों और पदार्थों पर प्रतिबंध और विनियमन। अब देखो स्पेशल सिक्योरिटी जोन, ये एक इसका बेसिक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप पावर हाउस में विजिट करते हो, वो भी एक स्पेशल सिक्योरिटी जोन में आ जाता है, क्योंकि उस पावर हाउस में आप बीड़ी नहीं पी सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आग वाग लग सकती है, खतरा होता है, तो उसके लिए उपकरण यानी बीड़ी पर बैन हो गया। लेकिन बीड़ी का आप अपने घर पर पियो बीड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर बैन तो नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उपकरणों, कई उपकरणों का भी बैन हो जाता है, पदार्थों का भी बैन हो जाता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका मोबाइल बैन हो जाता है वहाँ पे जैमर के थ्रू, ठीक है, ये प्रतिबंधित करना होता है, ये काम होता है। लेकिन ये पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी जोन में अपना कानून के तहत बना के कर सकती है, मर्जी होती है, ऐसे आपको कहीं बैन नहीं कर सकते। धारा 42, धारा 42 क्या बोलती है, धारा 42 में आपने एक सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 1942 को। अब इसमें भारत को छोड़ो किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, और भारतीयों के लिए क्या था, रूल को पकड़ो, रूल यानी नियमों को पकड़ो, ठीक है, ये हरियाणा पुलिस एक्ट का है। तो नियमों को पकड़ो आंदोलन किस में है, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, यानी 1942 में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, और कुल 42 में क्या है, नियमों को पकड़ो, यानी नियम, रूल किस में है, धारा 42 हरियाणा पुलिस एक्ट की, ठीक है। यहाँ चैप्टर 4 तक खत्म हो गया। अब देखो बिल्कुल इजी है, तो प्रताप अंकल ने बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम के प्लान के बारे में। धारा 36 क्या बताती है, मानक परिचालन क्रिया को अपडेट करना, यानी पुलिस का एजेंसियों के साथ तालमेल में 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। और धारा 38 के तहत क्या है, संरचना। धारा 39 में क्या है, अलग विंग का कार्य, और धारा 40 में क्या होगा, मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं जो डीजीपी अपना आदेश जारी कर सकता है, डीजीपी 40। धारा 41 क्या बोलता है कि एक ताली पाई और ताली लगा के, ताला लगा के बैन कर दिया, किसको, कुछ पदार्थ का या उपकरण का बैन कर दिया। धारा 42 क्या बोलता है, विनियमन, विनियमन यानी भारत को छोड़ो आंदोलन से हम क्या पकड़ा, रूल को पकड़ो, ठीक है। तो अब आ जाओ धारा 43 में, ये पूरा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार समझ लो, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या था, जांच। जांच किसकी होती है, अपराधों की, आपराधिक जांच। और आपराधिक जांच कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। इफेक्टिव आपराधिक जांच किस में है, धारा नंबर 5 नहीं चैप्टर 5 में, ठीक है। और चैप्टर 5 43 से लेकर 46 तक जाता है, और उसमें हमें क्या करना है ये देखना है। अब देखो धारा 43 क्या बोलता है कि तेरे को एक ही काम दिया है, बस वही करो, ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक पहले लिख लेता हूं मैं, तेरे को एक ही काम दिया है, बस वही करो। अब ये बात कौन किसको बोल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो कि राज्य सरकार हर जिले में एक स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाती है, ठीक है। तो अब देखो राज्य हर जिले में स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाती है। देखो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट तो हर पुलिस स्टेशन को बनानी पड़ती है, लेकिन राज्य सरकार हर जिले में क्या बनाएगी, एक स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाएगी, विशेष अपराध जांच इकाई बनाएगी, ठीक है। और उसमें कम से कम कौन होगा, उसमें इंस्पेक्टर होगा। इंस्पेक्टर इसका क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। तो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कम से कम हेड, एक सेकंड, कौन होगा, इंस्पेक्टर होगा। और उस इंस्पेक्टर, एक सेकंड, तो देखो वैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिले में बात कर रही, तो इन्वेस्टिगेशन बाय किसके, बाय जिला पुलिस। तो जिला पुलिस के द्वारा जांच, जिला पुलिस के द्वारा क्या होनी चाहिए, जांच, किस में आएगा, धारा 43 में, ठीक है। अब धारा 43 में ये था कि जिला पुलिस द्वारा जांच, लेकिन जांच कैसे होगी कि
स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनेगी और वो कम से कम उसका हेड कौन होगा, इंस्पेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। और अब काम सुनो कि उसका काम कैसे होगा, कि तेरे को सिर्फ एक ही काम दिया है, बस वही करो। तेरे से याद रखना 43। अब देखो आपको एक कमाल दिखाता हूं मैं, देखो 43 और 43 में क्या हुआ, एक ही काम दिया, यानी कोई भी अगर स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो सदस्य बन गया, वो उसको कोई और काम नहीं दिया जाएगा, कोई और काम नहीं दिया जाएगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम की जांच करेगा, अपना पूरा फोकस कर सकेगा उस काम में, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई डेली 9 से 5 की ड्यूटी भी दे, हर बीच बीच में अपराध ही जांच करे, नहीं। एक बार अगर ये इसका सदस्य बन गया तो उसकी मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको वही काम करना है, चाहे कितना भी टाइम लगो। कुछ डीजीपी की सलाह, डीजीपी का ऑर्डर आ जाए तो काम अलग हो सकता है, लेकिन उसको एक ही काम दिया जाएगा, वो ही करना है। ये एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ देख देख के बोल रहा हूँ इसमें से, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रिक याद रखना, तेरे को बस एक ही काम दिया है वही करो। तो तेरे को किसको, SCIU के जो सदस्य हैं, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो सदस्य हैं, उसको एक ही काम दिया है और वही करना है। और इन्वेस्टिगेशन किसके लिए, जिला पुलिस, ठीक है, हर जिले में तो बनेगी। अब देखो 43 में क्या है, जिला पुलिस के द्वारा जांच, ठीक है। अब देखो 33 में हमने क्या पढ़ा था, 33 में हमने क्या पढ़ा था कि 33 में हमने पढ़ा था ताती सीट किसने, हॉट सीट किसके लिए, डीजीपी की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आएगी 33 में, ठीक है। और उसके बाद हमने 23 में क्या पढ़ा था, ठीक है, 23 पे आ जाओ। 23 में हमने क्या पढ़ा था कि तेरे जैसों के कारण राज्य में जिला पर और राज्य के आधार पर क्या बनानी पड़ती है, स्टेट सशस्त्र बटालियन बनानी पड़ती है, आर्म्ड फोर्स का गठन करना पड़ता है। और 13 में क्या बोला था कि तेरा भी कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का होगा कम से कम, किसको, एसपी को और आईजी को बोला था हमने, ठीक है। और 13 से बाद 3 में क्या बोला था, संविधान। देखो ऐसे आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार नहीं 1-2 बार रिवीजन करोगे तो भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 43 में इन्वेस्टिगेशन बाय जिला पुलिस, यानी जिला पुलिस के द्वारा जांच। अब आगे आ जाते हैं धारा नंबर 44। अब देखो धारा 43 में हमने क्या बनाया है, जिला पुलिस द्वारा जांच, यानी किसके द्वारा जांच और किसके द्वारा होगी, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा, SCIU के द्वारा, ठीक है। अब SCIU के जो ऑफिसर है उनका चयन कैसे होगा, तो चय 44 चय चयन, ठीक है। ये अच्छा नहीं चल रहा मार्कर, चय फॉर 44 और चय फॉर चयन, ठीक है। तो 44 का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ किसका, ऑफिसर, अधिकारियों का, किसका चयन, अधिकारियों का, किसके अधिकारियों का, स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, यानी SCIU के अधिकारियों का चयन किस में आएगा, धारा नंबर 44 में। तो चय 44 चय चयन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धारा नंबर 45, धारा 45 45 में क्या होगा कि पागल लोगों के बस की बात नहीं है जांच करना, सिर्फ और सिर्फ SP और DSP ही अपराधों की जांच करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन थोड़ी सी पावर को डिफाइन क्या करती है, इसको मैं लिख देता हूं कि पागल लोगों की बस की बात नहीं जांच करना, सिर्फ SP और DSP ही जांच करवाएंगे, ठीक है। अभी देखता हूं क्या है ये बात। अब देखो पागल लोगों की बस की बात नहीं जांच, सिर्फ SP और DGP ही करवाएंगे। तो SP कौन है, जिले का मालिक, और DGP कौन, राज्य का मालिक, राज्य पुलिस बल का मुखिया, ठीक है। पागल से याद रखना 45। तो 45 में जो जांच होती है, जांच किसकी हो सकती है, एक तो अपराधों की जांच होती है, किसकी, एक तो गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर अपराध, और एक अन्य अपराध होते हैं। तो गंभीर अपराध है उनकी जांच कौन करेगा, DGP। तो DGP की जो यूनिट सेल है वो जांच करेगी, और अन्य अपराध है वो SP की यूनिट सेल जांच करेगी। तो SP की यूनिट सेल किसकी जांच करेगी, गंभीर से अलावा। अब देखो जैसे कोई है, मान लो कि हत्या है, डकैती है, रेप है, या फिर कोई आतंकवादी गतिविधियों का मामला है, तो वो DGP के सेल के पास चला जाएगा। जो कि अन्य है, जैसे मान लो कि चोरी हो गया छोटा मोटा, और प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, तो वो किसके पास चला जाएगा, SP के पास चला जाएगा, यानी। और अब देखो ये ट्रिक में क्या बोल रहा है कि पागल लोगों के बस की बात नहीं जांच करना। अब पागल लोग इसमें कौन है, जो अधिकारी SP और DSP से कम रैंक के हैं, ठीक है, उनको पागल नहीं बोल रहे हैं हम सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं, और ट्रिक में हम लोग पता नहीं क्या करना पड़ सकता है ट्रिक के लिए, तो सिर्फ ट्रिक के लिए बोला है। पागल से याद रखना 45, ठीक है। इसका सच्चाई
कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एसपी और डीएसपी से नीचे रैंक के अधिकारी को एक बार ट्रिक में ही बोला गया है, बाकी कुछ भी इसमें ये नहीं कोई पागल बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो 45 में है क्या, 45 में है क्या, 45 में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम यानी अपराधों की जांच। तो अपराधों की जांच अपराधों की जांच कौन करेगा, या तो एसपी की यूनिट सेल करेगी या फिर डीजीपी। अब आ जाओ धारा 46। धारा 46 क्या बताती है, अब देखो कि लीगल और फोरेंसिक एडवाइस, ये चीज़ें आप एक बार छोड़ दो, लीगल एंड फोरेंसिक एडवाइस। ठीक है, तो कानूनी और वैज्ञानिक सलाह कौन देता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाती है। ठीक है, और वो एजेंसीज के द्वारा दी जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने नोट्स में बना रखी है ट्रिक, अगर मन करे तो वहाँ देख लेना। कानूनी और वैज्ञानिक सलाह धारा 46 में। ठीक है, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में फंक्शन, भूमिका, कार्य और जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 में धारा 47। अब देखो पुलिस के कार्य। अब धारा 47 क्या बताती है कि पुलिस AK-47 के बिना ही कार्य करती है। इसमें ये ट्रिक याद रखना यहाँ पे कि पुलिस AK-47 के बिना ही कार्य करती है। ये तो हमें पता है, पुलिस मोस्टली पुलिस के पास हथियार नहीं होते, तो रोल जो हथियार नहीं होते, कौन सा हथियार नहीं होता, AK-47 यानी 47 में क्या है, कार्य किसका, पुलिस का। तो पुलिस कार्य करती है विदाउट AK-47। ठीक है, तो रोल, फंक्शन एंड ड्यूटीज किस में आ जाएगा, धारा 47 में। तो रोल, फंक्शन एंड ड्यूटीज यानी भूमिका, कार्य और कर्तव्य किस में आ जाएंगे, धारा 47 में। ठीक है, और ये लाइन याद रख लोगे, पुलिस AK-47 के बिना ही कार्य करती है। तो पुलिस कार्य करती है, वो धारा कौन सी है, 47। बस ये ट्रिक था। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। धारा 48 में देखो, एक तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है और एक अधीनस्थ अधिकारी होता है। अधीनस्थ अधिकारी को सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोलते हैं और वो DSP से कम रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, तो यही बात होती है कि कोई अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उसके जो फाइल है वो अपने पास लेके खुद इन्वेस्टिगेशन करने कर सकता है। यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्य, मान लो अधीनस्थ अधिकारी कोई केस पर काम कर रहा है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस केस को अपने पास ले सकता है। ठीक है, ये होती है बड़े ऑफिसर की पावर कि वो छोटे ऑफिसर काम कर रहे हैं उनकी फाइल को अपने पास मंगवा के खुद भी वो काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का कर सकते हैं। तो लेकिन वो अड़ सकते हैं। तो F और क्या हो गया, 48। F और क्या हो जाएगा, 48, और F और क्या हो जाएगा, अधीनस्थ। तो अधीनस्थ A48, A अधीनस्थ। ठीक है, तो उसका दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, अड़ सकते हैं। कौन अड़ सकता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। 48 से याद रखना, अड़ना। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी से अड़ के और वो उसके कर्तव्यों को वो कर सकते हैं। तो ये कौन हो गया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। अब देखो धारा 49 क्या बताती है। धारा 49 के याद रखना कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो एक डायरी रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी। जैसे थाना प्रभारी, जो थाना प्रभारी होता है और वो क्या रखेगा, एक डायरी रखेगा। देखो अगर कोई केस अपने थाने में शिकायत लेने जाते हैं तो या तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी, ठीक है, और या उसकी FIR दर्ज नहीं होगी। दो ही केस पॉसिबल हैं, या तो FIR दर्ज हो जाएगी या FIR दर्ज नहीं होगी। अगर मान लो FIR दर्ज नहीं हुई तो भी उस केस को किस में लिखा जाएगा, एक पुलिस के पास एक डायरी होती है, उसे बोलते हैं जनरल डायरी। ठीक है, जनरल डायर नहीं, जनरल डायरी बोलते हैं। और उस डायरी में पुलिस ऑफिसर अपना सारा रिकॉर्ड, जितनी शिकायत हुए हैं, जितने गिरफ्तार व्यक्ति किए हैं, जिन गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया और बिना वारंट के हो या वारंट की गिरफ्तारी हो, सब की डायरी कौन रखेगा, एक थाना प्रभारी रखेगा। ठीक है, और देखो, और धारा 49 इतनी इंपॉर्टेंट समझ जो कि इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आप वैसे याद रख लेना। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या रखेगा, डायरी रखेगा। ठीक है, अब देखो
आगे धारा 49 तक हो चुका है। अब उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 रेगुलेशन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, यानी पुलिस सातों दिन डिसिप्लिन में रहती है, यानी चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब देखो धारा 50 में क्या होता है कि जो डीजीपी पे नियुक्त होते हैं, हरियाणा का डीजीपी, ठीक है, तो डीजीपी नियुक्त होते ही सब उनको मिठाई खिलाते हैं। मिठाई में क्या खिलाते हैं? रसगुल्ले, ठीक है। और डीजीपी एक बार में ही 50 रसगुल्ले खा जाता है, क्योंकि डीजीपी को बधाइयाँ मिल रही थी कि आप डीजीपी बन गए हो राज्य के, ठीक है। तो डीजीपी 50 रसगुल्ले खाता है, सिंपल बात है, आप याद रख सकते हो। तो 50 में क्या होगा? रसगुल्ले यानी रेगुलेशन यानी विनियमन। और ये क्या करता है? खाता नहीं, बनाता है। तो डीजीपी क्या करता है? रेगुलेशन बनाता है। धारा नंबर 50 ये कह रही है। तो डीजीपी क्या बनाता है? रेगुलेशन। धारा 51 में आपको ट्रिक याद रखनी है, एक कान के नीचे देना। तो यानी पुलिस ऑफिसर कभी भी आपको एक कान के नीचे दे सकता है। अब ये बात क्यों बोली कि पुलिस ऑफिसर कभी भी, यानी एक कान के नीचे देना, यानी वो ऑन ड्यूटी पे रहता है, कभी भी आपको पीट सकता है, यानी कभी भी आप पर जांच कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है कि ऑन ड्यूटी रहता है। ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री सुबह 9 से 5 ड्यूटी करता है, वो घर पे भी है, बाहर पे भी है, वो प्रधानमंत्री है। उसी तरह पुलिस ऑफिसर को भी हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा, ठीक है। ये बात बोलती है 51 पे। अगर वो ड्यूटी पर हमेशा है तो हमेशा में से कभी भी आपके एक कान के नीचे बजा देगा, कह देगा मैं तो ड्यूटी पे हूँ, पीट सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो ट्रिक है। तो कभी भी आपको एक कान के नीचे दे सकता है। एक कान के नीचे देना का मतलब क्या होता है कि आप पर कार्रवाई करना, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा। धारा 52 में क्या था? देखो 52 को बोल दो 52 और 52 को बोल दो भाग गया। कौन भाग गया? अब देखो पुलिस के कर्तव्य की बात है। पुलिस क्या भाग गया? ड्यूटी से भाग गया पुलिस, यानी कर्तव्यों का त्याग करना। तो कर्तव्यों का त्याग किसने कर्तव्यों का त्याग कर दिया? पुलिस ने। और पुलिस क्या कर गया था? ड्यूटी से भाग गया था, यानी ड्यूटी पर एब्सेंट हो गया, या फिर कोई उसने ड्यूटी जो कर्तव्य था उसको उसने नहीं निभाया, यानी भागना। और भागना से याद रखना 52 से क्या हो गया? भाग गया, ठीक है। और वो कर्तव्यों का त्याग कर गया, तो कर्तव्यों का त्याग समझ आ जाएगा। अब धारा 53 इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो कैसे कि ये होता है कि 53 से हमने एक भी ट्रिक, अरे हमारी ट्रिक बड़ी ख़राब होती हैं लेकिन याद तो करवाई देती हैं आपको। तेरे मुंह पर पान थूक दूंगा अगर आपने दूसरी जगह रोजगार किया तो यानी अब आप पुलिस में जॉब लगी हुई है आपकी, आप पुलिस के एक ऑफिसर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप ये थोड़ी है कि आप कहीं और जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, लाभ का पद, ठीक है। तो लाभ का पद जहाँ पर मिलता है पुलिस ऑफिसर को, वो लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई ग्रहण करेगा तो उसके मुंह पे पान थूक दूंगा। तो तेरे मुंह पे पान, त्रेपान, आपको दिख रहा होगा तेरे मुंह पर पान, 53। तो 53 में क्या है कि पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो कोई भी लाभ का पद पर रोजगार नहीं कर सकता। यही बात है, एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद पर रोजगार नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी ड्यूटी के बाद गौशाला में अपना समाज कार्य कर सकता है, वो एक लाभ का पद नहीं बोल सकते। लेकिन किसी दूसरी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है भाई। एक नौकरी लग जाए सरकारी तो दूसरी नौकरी थोड़ी कर सके, वही बात है। धारा 54 54। अब देखो 54 में क्या होता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, अगर इनमें से कोई अगर ऑफिसर है वो अप्रसन्नता पैदा कर दे, तो उसके लिए क्या होता है? दंड दे देते हैं। अब दंड कैसे देते हैं वो आपको देखते हैं। सबसे पहले आपको समझ लीजिए अप्रसन्नता के लिए दंड। धारा 54 के लिए आपको याद रखना है कि चोमू बेटा असंतोष, ओ चोमू इसको बोलते हैं कि ऐसे ही संबोधन बोल दिया चोमू,
ठीक है। तो चोमू बेटा असंतोष पैदा मत कर, वरना 1 वर्ष का कारावास या 10,000 का जुर्माना लग सकता है। अब देखो, कभी भी आपको मैं इस एक्ट में बताऊंगा कि 1 वर्ष का कारावास हो या और फिर जुर्माना 10,000, तो 1 वर्ष तक का मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम कारावास कितना, 1 वर्ष का, और जुर्माना कितना, 10,000, या फिर दोनों हो सकते हैं। दोनों वर्ड तो जरूर मिलेगा, दोनों भी हो सकता है, जुर्माना और कारावास सभी में हो सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि चोमू बेटा असंतोष पैदा मत कर। मान लो कोई पुलिस अधिकारी ड्यूटी पे है और आपने पुलिस अधिकारी को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, उसके लिए असंतोष पैदा कर दिया, अप्रसन्नता कर दिया, तो उसके लिए आपको 10,000 तक का जुर्माना या फिर 1 वर्ष तक का कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 54 बताती है हरियाणा पुलिस एक्ट की। तो चोमू बेटा असंतोष पैदा मत कर, वरना है ना 1 वर्ष तक का कारावास, 10,000 का जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अप्रसन्नता के लिए दंड। धारा 55। अब देखो, पंच परमेश्वर से डरो, ट्रेड यूनियन का सदस्य मत बनो। ये लाइन बता देता हूं मैं आपको, क्या है पंच परमेश्वर से डरो। अब देखो, पंच परमेश्वर से डरो, पंच 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 5 5 55, और ट्रेड यूनियन का सदस्य मत बनो। देखो, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, अब वो क्या करेगा, किसान आंदोलन है, अब मान लो कोई यूनियन बना गया, ये कोई भी पुलिस ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि मैं बीजेपी से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं जेजेपी से हूँ, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन संघ या फिर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, कोई संघ का भी सदस्य नहीं बन सकता। ये नहीं कह सकते कि मैं आरएसएस का मेंबर हूँ। ये चीज़ होती है पुलिस ऑफिसर की, ये जो डिसिप्लिन है उसमें आता है कि कोई आप ट्रेड यूनियन, अब जैसे कोई ट्रेड यूनियन बनी हुई है कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसको आंदोलन रोकने के लिए कोई भी जैसे धरना है, वो धरना रोकने के लिए भेजा और पता चला कि पुलिस ऑफिसर ही धरने को सपोर्ट कर सकता है, वो नहीं कर सकता सपोर्ट, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो ट्रेड यूनियन का सदस्य बनेगा तो धारा 55 के तहत उस पर उल्लंघन माना जाएगा और उसके तहत क्या हो जाएगा, कार्रवाई भी होगी और उस पर जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, ठीक है। उसकी सजा आ जाएगी धारा 56 में। लेकिन धारा 55 में क्या है कि संघ बनने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई है, किसकी, पुलिस ऑफिसर के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर हड़ताल पर बैठते हैं, इंजीनियर हड़ताल पर बैठते हैं, या फिर जैसे अब हरियाणा में जो बस कंडक्टर थे वो भी हड़ताल पर बैठे थे। क्या आपने अभी कभी ऐसा देखा है कि पुलिस भी हड़ताल पर बैठ गई है? पुलिस रोड पर हड़ताल पर बैठी हुई है अपनी कोई डिमांड्स को लेके, नहीं बना सकती। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, पुलिस को संघ बनाने का भी अधिकार नहीं है, किसको, पुलिस को, ठीक है। तो ये चीज़ धारा 55 रोकती है इसे। धारा 56, अगर आपने संघ बना लिया तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा 56 भोग, ठीक है। तो 56 भोग लगेगा, और 56 भोग में क्या मिलेगा आपको, अगर आपने 41 और 55 का उल्लंघन किया, क्या किया, उल्लंघन किया, तो 56 भोग लगाया जाएगा आपको, और 56 भोग लगेगा। अब देखो 56 भोग में क्या है, 56 भोग में आपको मिलेगा 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास या फिर 10,000 रुपये या फिर दोनों, ठीक है। तो ये दोनों मिलेगा। तो 41 में क्या था, एक चीज़ आपने पढ़ा था अभी सेक्शन 41। तो 41 सेक्शन में क्या था, 41 सेक्शन में था कि बैरियर या फिर कोई जैसे बैन हो गया, कोई भी पदार्थ बैन हो गया था या फिर कोई उपकरण था बैन हो गया, आपने अगर यूज कर लिया तो 41 का उल्लंघन हो गया। और 55 में क्या है कि आप संघ बना रहे हो, जबकि आपको एज एन पुलिस ऑफिसर आपको संघ बनाने का अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है, ठीक है। तो 41 और 55, आओ आओ सावरिया बेगा आओ, है 56 भोग लगाओ, ये चीज़ आपने गाना सुना होगा। तो 56 भोग आपको लग जाएगा, और 56 भोग 41 और 55 का उल्लंघन करने पर लगेगा, और 56 भोग में आपको क्या मिलेगा, 2 वर्ष की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। तो पेनल्टी यानी दंड है 56 में, ठीक है, पेनल्टी है, अब याद रखना दंड। अब धारा 57, अब देखो सत्ता है। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार बैठी है, सत्ता बैठी है, सत्ता से याद रखोगे 57, यानी केंद्र में जो सत्ता बैठी है वो एक राज्य है, कोई भी राज्य 1 है, हरियाणा है ये, और दूसरा राज्य 2, ठीक है। अब देखो हरियाणा राज्य पुलिस का अधिकारी है, वो दूसरे राज्य में भी जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि
मान लो जैसे यहाँ पे कोई आंदोलन, कोई भी जैसे धरना हो गया, धरना, और धरना को कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है, तो धरना को कंट्रोल करने के लिए दूसरे राज्य की पुलिस से भी मदद ली जा सकती है। अगर वो दूसरे राज्य की पुलिस में जा सकती है तो वो किस धारा के तहत जा सकती है? धारा 57, ठीक है। और उसको भी वही अधिकार मिल जाएंगे, दो धारा उसी राज्य के हैं, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ मैं, दूसरे राज्य में पुलिस अधिकारी का रोजगार है, ठीक है। और कौन भेज सकता है दूसरे राज्य में? सत्ता, यानी एक राज्य है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर दूसरे राज्य में भेज सकता है, तो इसीलिए मैंने केंद्र सरकार लिखा था, ठीक है। सत्ता, तो सत्ता 57 से याद रखेंगे, सत्ता। दूसरे राज्य में पुलिस अधिकारी का रोजगार किस में आ जाएगा? धारा नंबर 57 में। मान लो हरियाणा पुलिस मध्य प्रदेश में चलेगी तो मध्य प्रदेश पुलिस को जो पावर है वो हरियाणा पुलिस को मिल जाएगी। अब देखो धारा 58 क्या बताती है कि आप दूसरे राज्य में जाते हो, उसी राज्य के अकॉर्डिंग आपको शक्तियां मिल जाएंगी। तो 58 से बोला ना, 58, तो बोले 8 है, 8 के हिसाब से शक्ति रहेंगी। जैसे कोई अन्य राज्य की पुलिस हरियाणा में आती है तो उसी को हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत जो पावर है और उसके पुलिस के रैंक अधिकारी को उसके अकॉर्डिंग वही पावर मिल जाएंगी, यानी 8 के हिसाब से। तो 8 से याद रखना 58, और 57 में क्या याद रखोगे? सत्ता दूसरे राज्य में भेज सकती है। अब देखो धारा 50 में क्या था? 50 रसगुल्ले उसको खिलाए गए डीजीपी को, यानी रेगुलेशन बना सकता है। 51 एक कान के नीचे देना, पुलिस अधिकारी हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है। 52 में क्या गया? भाग गया, किसने? कर्तव्यों का त्याग कर दिया। 53 तेरे मुंह पे पान थूक दूंगा अगर तूने लाभ का पद पर रोजगार किया तो। 54 ओ चोमू हमें अप्रसन्नता क्रिएट मत कर, वरना आपको क्या लगेगा? वरना आपको 6 महीने तक का कारावास और 1 साल तक का कारावास और 10,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और 55 पंच परमेश्वर से ड्रो संघ बनाने से परहेज करो। 56 में क्या था? संघ अगर कोई 41 और 55 का उल्लंघन करते हैं तो उस पर क्या लगेगा? दंड। 57 में दूसरे राज्य में पुलिस अधिकारी को भेज सकता है सरकार, यानी सत्ता। 58 में उसी राज्य के कानून के हिसाब से शक्तियां मिल जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो धारा 59 क्या बताती है? एसपीसीए का गठन होगा। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना, ट्रिक समझ लो पहले, कि उन सेठों को शिकायत के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। अब देखो उन सेठ से याद रखना 59, और जो सेठ कौन थे पहले तो बता देते हैं। वो सेठ जो सेक्रेटरी हैं किसके? राज्य के। तो वो जो रैंक है, जो राज्य की सेक्रेटरी है, कम से कम वो रैंक होनी चाहिए, या फिर कोई सिविल सर्वेंट होना चाहिए जो 20 साल का एक्सपीरियंस का वकील हो, चाहे, लेकिन जो सिविल सर्वेंट है उसकी रैंक राज्य के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ टू स्टेट, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या फिर कोई रिटायर्ड जज होते हैं वो भी इसका हेड बन सकता है। कौन? एसपीसीए का, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का, ठीक है। और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, ये जो एक्ट है हरियाणा पुलिस एक्ट, लागू होने के 3 महीने के अंदर स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी किस में है? 59 में। तो उन सेठों को शिकायत के लिए नियुक्त किया गया, तो यानी 59 में क्या होगी? शिकायत दर्ज की जाएंगी स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर लेना, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब ये 2-3 बात है इसमें कि 3 महीने के अंदर गठन होना चाहिए जब ये हरियाणा पुलिस एक्ट लागू हो जाए उसके। देखो धारा 60 में क्या आएगा? 60 का चलेगा, 70 का नहीं। अब जो स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है उसके जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता बताती है कि जो 70 साल के ऊपर हैं वो स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के सदस्य नहीं बन सकते, और जो दूसरे देश के नागरिक है वो भी नहीं बन सकते, और जो किसी ने लाभ का पद ग्रहण किया हुआ वो भी नहीं बन सकते। वर्तमान में जो सांसद है, विधायक है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कंप्लेन अथॉरिटी के मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के लिए इनिजिबिलिटी, अयोग्यता किसमें है? धारा नंबर 60 में। तो इसे क्या याद रखोगे? 60 का चलेगा। 60 में क्या होगा? 60 का चलेगा, जिसकी उम्र 60 साल है वो चलेगी, लेकिन 70 साल का नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना 70 साल उसकी अयोग्यता की सीमा है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि 70 से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कार्यालय ये है धारा नंबर 61। अब देखो धारा 61, आर्टिकल 61 में क्या होता है? महाभियोग चलता है किस पे? राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो इन पर है ना धारा 61 के तहत महाभियोग नहीं चलेगा,
तो महाभियोग नहीं चलेगा तो कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा किसमें, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कार्यकाल की अवधि, कार्यालय की अवधि, अवधि किसके कार्यालय की अवधि, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के। और उसको 3 वर्ष तक कार्यकाल होगा और उसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के। ठीक है, तो अब हो गया धारा 62। धारा 62 क्या बताती है, धारा 62 क्या बताती है कि 52 में क्या बोला था, 52 में बोला था 52 से 52 से यानी भाग गया, वो जो अपने कर्तव्य से भाग गया वो कौन था, 52 धारा के अंतर्गत पुलिस ड्यूटी। ठीक है, अब धारा 62 में क्या था, 62 से बोलता है ना 62 और 62 से याद रखना 62 और फिर बोलता है ना भगा दिया। ठीक है, तो उसको भगा दिया किससे भगा दिया, एसपीसीए से भगा दिया, यानी रिमूवल कर दिया, रिमूवल यानी हटा दिया, किसका, अथॉरिटी का जो अथॉरिटी बना था रिमूवल, उसका क्या कर दिया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, वो कुछ ना कुछ अयोग्य हो सकता है, सरकार के द्वारा हटाया जाता है, मान लो अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं किया तो वो भी एक अयोग्यता होगी। ठीक है, धारा 63 धारा क्या बोलती है कि जो तेरा सेठ बैठा था, उन सेठों को शिकायत के लिए नियुक्त किया गया था, वो सेठ कौन से हैं, उसमें अथॉरिटी है वो। ठीक है, और अब धारा 63 क्या बोलता है कि तेरा सेठ स्टाफ नियुक्त करेगा। अब देखो जो भी अथॉरिटी बना है, कंप्लेन अथॉरिटी बना है, और वो क्या करेगा, स्टाफ नियुक्त करेगा जितना उसको ज़रूरत होगी उसकी। ठीक है, तो सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी है यानी प्राधिकरण है, अथॉरिटी के सहायक कर्मचारी, तो सहायक कर्मचारी किस में आ जाएगा, धारा नंबर 63 में। अब आ जाओ धारा नंबर 64। धारा 64 क्या होता है कि 4/4 कार्य करती है। ठीक है, तो 4/4 कार्य करती है, कौन कार्य करती है, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। ठीक है, 4/4 का मतलब जल्दी जांच कार्य करती है, यानी कार्य अथॉरिटी के किसके कार्य, स्पेशल पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के कार्य। तो स्पेशल पुलिस कंप्लेन कार्य कैसे करती है, 4/4, 4 से याद रख लेना 64। ठीक है, अब एक सेकंड, हाँ 64 4/4 कार्य करती है स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। अब आ जाओ धारा नंबर 65। धारा 65 क्या बताती है, देखो पेन से सेठ काम करते हैं, पेन से सेठ काम करते हैं। ये देखो धारा 64 और 65 ऐसे है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, इसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका व्यवसाय खुद के रूल बनाती है और फिर उसका कार्य आएगा, फंक्शन 65 में आएगा। तो ये 64-65 एक साथ याद रख लेना। बाकी ये है कि प्राधिकरण के कार्य क्या होते हैं, जैसे कोई भी ये कंप्लेन है, कंप्लेन अथॉरिटी, कंप्लेन हम किसके खिलाफ करेंगे, पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अगर पुलिस अपना ड्यूटी सही से नहीं निभा रही तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में। और उसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, नवराज संधू। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिर्फ एसपीसीए का अध्यक्ष पूछ लिया, उनकी धारा के बारे में नहीं पूछा, अयोग्यता, कार्यकाल, महाभियोग कुछ भी नहीं पूछा। इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को देख सकते हो, बाकी कोई ज़्यादा खास ये नहीं है। ठीक है, तो पेन से सेठ काम करते हैं फंक्शन, तो उसका काम कितना आ गया, 65। और वैसे काम में क्या करेगा कि जो डीजीपी जो भी केस के लिए निर्देश देगा उसकी क्या करेगा, जांच करेगा, और गंभीर कदाचार की भी जांच करेगा। तो गंभीर कदाचार कौन से होते हैं, जैसे हिरासत है, पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, या फिर कोई बहुत तगड़ा घायल हो जाता है, या फिर पुलिस पर ही रेप का केस हो जाता है, तो फिर एसपीसीए एक्टिवेट हो जाएगी और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी अच्छे से। या फिर डीजीपी कोई केस रेफर कर देता है तो उसमें भी एसपीसीए काम करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं धारा नंबर 66 नया। तो देखो धारा 66 में भी यही है, अथॉरिटी है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, शक्तियाँ। ठीक है, तो शक्तियाँ ये बात अब 2 बार बोल दोगे तो आपको याद हो जाएगा। शक्तियाँ से याद रखना 66 और शक्तियाँ। 66 में किसकी अथॉरिटी की पावर बता रहा है। ठीक है, तो सीपीसी का एक्ट 5 है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पावर होती हैं, जैसे समन देना या फिर डॉक्यूमेंट मांगना किसी से अब जैसे एसपीसीए आगे सीधा छापा मार के बोल देगी ये डॉक्यूमेंट दो, किसी को समन करके बुला सकती है। तो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो सीपीसी के अंतर्गत सारी हैं, वो शक्तियाँ किसके पास है, एसपीसीए के पास हैं। धारा 67
धारा 67 क्या होता है कि धारा 67, अब देखो सत्ता है, सत्ता 57 में हमने फिर पढ़ा था सत्ता, ठीक है, और धारा 67 में फिर से हम सत्ता कर रहे हैं। सत्ता को रिपोर्ट सौंपेगी, सत्ता से बात करेगी और सत्ता कोई अप्रोप्रिएट एक्शन के बारे में अवगत कराएगी, ठीक है। तो डिसीजन एंड डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, यानी डिसीजन एंड डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी सरकार से बात करेगी और वो निर्णय और प्राधिकरण के निर्देश कौन देगा, सरकार को देगा, और सरकार उस पर क्या लेगी, एक्शन लेगी। अब यानी ये क्या होता है कि जो एसपीसीए है, एसपीसीए वो क्या करेगी, सत्ता से बात करेगी और सत्ता उसके कंट्रोल करके रखेगी। मान लो कोई भी केस हुआ और कोई भी केस में कोई भी, मान लो अगर एसपीसीए ने कुछ सज़ा दे दी और वो सज़ा क्या बताएगी, राज्य सरकार को बताएगी, राज्य सरकार बोलेगा ठीक है हाँ, तो ये समझ लो कि सत्ता के अंतर्गत ही काम करेगी। अब धारा 68 में देखो कि ये कंप्लेन अथॉरिटी था, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी था, ठीक है, लेकिन जिला वाले बोले, जिला पुलिस ने बोला कि भाई हमारे लिए भी कोई कंप्लेन अथॉरिटी बनाओ, ठीक है। तो फिर सरकार बोली हट है ना, तो हट से याद रखना आप 68, ठीक है, हट से याद रखना 68, और जिला पुलिस के लिए कोई कंप्लेन अथॉरिटी नहीं बनाएंगे। फिर बोले कि हम तो मजाक कर रहे थे, बना देंगे। तो जिला पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, यानी एसपीसीए की जगह हम क्या बना दिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। कहाँ पर, 68 में, 68 याद रखना, हट। सरकार ने एक बार तो मना कर दिया था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट जिले में भी कंप्लेन अथॉरिटी बना सकती है। मान लो जिले में ज़्यादा शिकायत आने लगी छोटे अधिकारियों की, तो उन छोटे अधिकारियों की शिकायत का निपटारा करने के लिए हरियाणा सरकार जिले में भी कंप्लेन की अथॉरिटी बना सकती है, जिसे बोलेंगे डीपीसीए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, 2 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, धारा 69 क्या बताती है। अब देखो 69 से क्या याद रखोगे, 1969 से क्या याद रखोगे, गांधी का जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी किससे जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे। तो आंदोलन से रिलेटेड वर्ड मिलेगा आपको, जुलूस। तो देखो 69 से आप कहाँ पहुँचे, गांधी जी के जन्म, और गांधी जी से हम क्या पहुँचे, जुलूस तक। यानी जो भी जुलूस निकालेगा या फिर कोई सभा करेगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन किसके पास से लेनी पड़ेगी, एसपी की लेनी पड़ेगी, एसपी की, ठीक है। तो ये देखो, अगर मान लो आपको जुलूस निकालना है तो आप एसपी के पास जाओगे, ठीक है। एसपी से क्या लोगे, परमिशन, और उसके पास उस परमिशन देगा वो 48 घंटे के अंदर एप्लीकेशन लिखित में देनी पड़ती है एसपी को एप्लीकेशन, और वो 48 घंटे के अंदर अपना निर्णय देगा। निर्णय में या तो वो परमिशन के लिए अलाउड कर देगा, या फिर वो मना कर देगा, या फिर कुछ लिमिटेशन लगा देगा, ठीक है। वो एसपी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके लिखित सूचना देगा जुलूस निकालने के लिए, ठीक है, और वहाँ पर एसपी हो या फिर डीएसपी हो या फिर एएसपी है, ये सभाओं को संचालन का या जुलूस का निर्देश दे सकता है। तो ठीक है, तो 69 में है क्या, जुलूस निकालना, ठीक है। तो जुलूस निकालना यानी क्या होगा, जनता की सभाओं और जुलूस का विनियमन। 69 से क्या याद रखा हमने, गांधी का जन्म, गांधी से मतलब आंदोलन, आंदोलन से मतलब जुलूस, तो यानी जुलूस किस में है, 69 में। अगर कोई जुलूस निकालना चाहता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, एसपी डीएसपी एएसपी से परमिशन लेगा, और वो एसपी डीएसपी एएसपी उनके पास अगर एप्लीकेशन आ गई तो उनको 48 घंटे के अंदर उसको जवाब देना होता है, ठीक है। अब धारा 70 से याद रखना, 70 से क्या बोलोगे, स्थगंतर, और स्थगंतर से क्या बोल दोगे, स्थगन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना यानी रोक देना। रोकना का मतलब क्या होता है, लिमिट करना। किसकी लिमिट कर देना, संगीत के समय और ध्वनि की। देखिए आप ही एक बात आपने देखी भी होगी कि बोलिया कि आप मान लो हिसार में रहते हो, ठीक है, और हिसार में बोले रात में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, है ना। तो यानी संगीत के समय की लिमिट कर दी। ये कौन कर सकता है, एसपी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यानी वो क्या होना चाहिए, एएसपी हो या फिर डीएसपी हो या फिर एसपी हो, कम से कम एएसपी डीएसपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। और वो क्या कर सकता है कि वो संगीत को लिमिट कर सकता है, स्थगित कर सकता है कि 10 बजे बाद में रुक जाएगा डीजे बाजना, या फिर बोल देगा कि इतनी वॉल्यूम पे
लिमिट कर देगा, ठीक है। तो वो कौन कर सकता है, 70 के तहत एसपी कर सकता है, जिले का डीएसपी कर सकता है, इससे छोटे रैंक के अधिकारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाओ धारा 71। 71 से याद रखना कतरा, कतरा से याद रखना 71, 71। अब देखो 71 में क्या होता है कि रोड पर व्यवस्था कैसे कतरा होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि रोड पर व्यवस्था कतरा होती है तो एसपी की डायरेक्शन से होती है। तो हमसे कोई किसी ने सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। देखो रोड पर व्यवस्था कतरा होती है, कतरा से याद रखना 71, और किस कतरा होती है, एसपी की डायरेक्शन से होती है। यानी रोड पर कोई भी, जैसे रोड है, सार्वजनिक सड़क है, उस पर व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए निर्देश दे सकता है, कौन दे सकता है, एसपी। तो एसपी के पास पावर होती है कि जो सार्वजनिक सड़क है वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी निर्देश दे सकता है कि यहाँ से आवाजाही, यहाँ से जाना, यहाँ से नहीं आना, कोई काम चल रहा है तो वहाँ रोक सकते हैं, कोई भी ऐसे निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, धारा 71। 71 पे क्या बोलेंगे इसे, सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश, ठीक है। 72, 72 में क्या, सबसे बेहतर काम क्या होता है, बेहतर काम पुलिस को तो क्या लगता है, पुलिस को बेहतर काम यह लगता है कि अपराधों की सजा देना, ठीक है। तो जुर्मानों और अपराधों की रचना, देखो मैं यहाँ थोड़ी सी लिखाई खराब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नोट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे ये सब चीज़ें लिखी हुई। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जुर्मानों और अपराधों की रचना किस में है, और जैसे 69, 70, 71, 79 का उल्लंघन करने पर 6 महीने या 10,000 की सज़ा या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो 69 वाले अगर जुलूस निकाल दिया बिना परमिशन के तो फिर आपको 6 महीने की सज़ा या 10,000 हो सकता है, या फिर 70, यानी आपने ज़्यादा आवाज़ में डीजे बजा लिया तो भी आपको ये हो सकता है। 71 भी आप रोड पर व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। मान लो आपने रोड पर, सार्वजनिक सड़क पर आपने क्या कर दिया, आपने पशु छोड़ दिए बहुत सारे, ठीक है। अब हाईवे पर आपने अपना पशु छोड़ दिया, उसके लिए आप जिम्मेवार आ गए तो आपको सजा हो सकती है। ये चीज़ है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में जनता को भी सहयोग करना है, और वरना तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे ही। अब देखो पुलिस है, उसके पास पावर है, एसपी के पास, जो पब्लिक नोटिस के द्वारा कोई भी, जैसे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर भीड़ है और वो भीड़ को तितर बितर करना है, भीड़ को क्या करना है, तितर बितर, भीड़ से संरक्षित करना है, यानी उसकी आवाजाही मना ही करनी है, यानी उस पर क्या लगा देगा, बैरियर लगा देगा, ठीक है, बैरिगेट बोलते हैं। तो बैरियर लगा दिया भाई, यहाँ से आगे कोई भी सामान्य आदमी नहीं जा सकता, तितर बितर कर दिया भीड़ को, तितर से बितर से याद रखना 73, ठीक है। और वहाँ पर बैरियर लगा दिए, तो बैरियर लगाना या फिर सार्वजनिक स्थान को संरक्षित करना धारा 73 के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ धारा 74। 74 में क्या है कि अबे चल हट पुलिस के काम में बाधा मत डाल, अबे चल हट पुलिस के काम में बाधा मत डाल, वरना 3 महीने की जेल करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो पुलिस के काम में अगर बाधा डालते हो, पब्लिक, ये ऑफेंस बाय पब्लिक है, ठीक है। तो पुलिस के काम में बाधा डालते हो तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन पुलिस वर्क, पुलिस के काम में बाधा। अब 75 में क्या था कि अब पित्तर याद रखना, और वो पित्तर, अबे चल हट से याद रखना 74, ठीक है। पित्तर से याद रखना, पित्तर, ओ पित्तर मेरी ड्रेस वापिस कर वरना 6 महीने की जेल करा दूंगा। अब एक बंदा था कि वो पुलिस की वर्दी पहन के चालान काटने लग गया, तो ये वर्दी का अनाधिकृत प्रयोग हो गया, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म हो गया ये। तो ओ पित्तर, तो पित्तर से याद रखना 75, और 75 में ड्रेस का यूज नहीं कर सकता। धारा 76 को समझने के लिए आपको 20 को करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 में क्या था, बस इंस्पेक्टर से कम रैंक को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सर्टिफिकेट, मान लो कोई इंस्पेक्टर से कम रैंक के अधिकारी है और वो उनको सर्टिफिकेट मिला और फिर उसको मान लो जॉब छोड़नी पड़ गई, या फिर वो अपना अब वो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसको जो वो सर्टिफिकेट था और जो प्रतीक चिन्ह था वो वापस करना होता है। अगर वो वापस नहीं करता तो उसके क्या पढ़ते हैं, छित्तर पढ़ते हैं, छित्तर से याद रखना 76, ठीक है। मैंने ट्रिक में ऐसे लिख रखा है, अच्छे से आप वहाँ से पढ़ लेना, अभी मैं बोल के करवा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यानी इसमें क्या होगा, प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका ये जो जवाब है, प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 20 में वही प्रमाण पत्र दिया गया था, ठीक है। 76 हो गया। 77 साथ पुलिस के साथ देना चाहिए हमें,
और वरना झूठ नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए। तो पुलिस का क्या करो, पुलिस का आप क्या करो, साथ दो। पुलिस का क्या करो, साथ दो, साथ दो, साथ दो। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो झूठ बोलना किस में है, साथ में, ठीक है। तो फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस अधिकारी को झूठा या भ्रामक बयान देना, ठीक है, ठीक है। झूठा या भ्रामक बयान देना किस में आ जाएगा, 77 में। 78 में देखो हठी पुलिस ऑफिसर, याद रखना हठी पुलिस ऑफिसर। 78 से क्या याद रखोगे, हठी पुलिस अधिकारी। तो अठी पुलिस अधिकारी जिसको बोला था कि भाई जुलूस में भाग नहीं लेना, जैसे अपने कर्तव्य का उल्लंघन, यानी कर्तव्य का अवहेलना। अब जानबूझकर अब पुलिस अधिकारी अगर जुलूस में भाग लेने लग गया तो ये तो अच्छी बात नहीं है, हठी हो गया। हठी से याद रखना 78, और 78 पुलिस अधिकारी है, उसको क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। उसको 1 वर्ष तक की सज़ा या फिर 10 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है, ठीक है। तो हठी पुलिस ऑफिसर उसे बोलते हैं जो अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, और कर्तव्य की अवहेलना करेगा तो उस पर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ धारा 79। देखो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना, सर नहीं। सर नहीं, ये वर्ड हम बचपन में यूज़ करते थे कि क्या आपने बदमाशी की, तो हम बोलते थे सर से साथ और नहीं नो। तो सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं, ठीक है। और जनता द्वारा अपराध, अगर कोई पुलिस ऑफिसर पूछेगा कि जनता से पूछेगा कि आपने अपराध किया, तो जनता बोलेगी कि सर नहीं किया, सर नहीं किया, ठीक है। सर से साथ और नहीं से नो, ठीक है। तो जनता द्वारा अपराध किस में हो जाएगा, 79 में, ठीक है। तो 79 में जनता द्वारा अपराध, और इसमें है ना वो अपराध भी शामिल है जो आईपीसी एंड सीआरपीसी में अपराध है, वो भी अपराध इसमें शामिल है, ठीक है, ओके। तो जनता द्वारा अपराध क्या हो जाएगा, सर नहीं यानी 7-9। और धारा 80 में पुलिस अधिकारी पंजाबी भाषा में बोलता है कि 80 हम पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते, 80 हम पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी अपने जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कार्यवाही करती है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता। ऐसे नहीं पुलिस आपको पीट रही है तो भी पुलिस पर मुकदमा नहीं चलेगा, पुलिस को काम होता है कई बार आपको पीटना, ठीक है। तो यानी पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चला सकते। कौन सी धारा बताती है, धारा 80। लेकिन धारा 81 है ना, इसी के साथ आप याद रख लेना, धारा 81 जो आईपीसी के तहत अपराध है या फिर सीआरपीसी के तहत जो अपराध है, वो अपराध है अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किया तो उसके लिए मुकदमा चलेगा, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये धारा 81 बता रही है, ठीक है। तो धारा 81 में मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन एक कानून को नहीं रोक सकते, एक कानून। अब इसके ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 82 नोट्स में पढ़ लेना आप, अच्छे से है। धारा 82 में क्या है, देखो 82 से याद रखना, 82 से क्या याद रखोगे, 82। जो चीज़ बासी हो जाती है फिर हम उसका जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो बासी अपराध की सुनवाई नहीं होगी, बासी अपराध की सुनवाई नहीं की जाएगी। अब देखो बासी अपराध कौन सा होता है, बासी अपराध वो अपराध जिसकी सजा पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन से इसका आंसर आएगा। देखो कैसे कि वो अपराध जो से अपराध समाप्त हो गया, किसी को मतलब सजा होनी थी और वो सजा हो चुकी है, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा सुनाई नहीं करेगा कोई भी अपराध। और ये सभी धारा में बताई, सीआरपीसी की धारा 468 में भी यही है, और ये हरियाणा पुलिस एक्ट की धारा 82 में भी यही है कि एक बार हो गया अपराध घोषित, उसके बाद सजा हो ली तो उसके बाद उस पर दोबारा सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। इसमें यह होता है कि मान लो आपने कुछ गलत किया, उसके लिए पुलिस ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, तो पुलिस आप उसी गलती के लिए दोबारा थप्पड़ नहीं मार सकती, ठीक है। कहने का मतलब एक बार एक अपराध की एक सजा पर ही रूल आधारित है। अब ये है ना चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 9। और जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें 83 से लेकर 96 तक धाराएं हैं, वो विविध में आ रही हैं, तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी पुलिस एग्जाम में धाराएं नहीं पूछी गई हैं। तो 82 तक धाराएं हमने ट्रिक से याद कर ली हैं, उनकी ट्रिक से भी नोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स हैं धारा 83 से लेकर 96 तक, जैसे इसमें देखो 83 में, एक सेकंड, हाँ 83 में क्या है, एसपी की शक्तियाँ हैं, ठीक है, एसपी की शक्तियाँ कमिश्नर ले सकता है। और धारा 84 में क्या है, शुल्क और पुरस्कारों का निपटान। मान लो अगर किसी को प्राइज मनी मिलती है, ऑनर मिलता है, तो है ना, ऑनर मिलेगा तो वो पुलिस अधिकारी रखेगा। लेकिन कोई भी अगर
चालान कटता है तो वो सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है। और ये है कि आदेश और अधिसूचनाओं को साबित करने की विधि। अब मान लो कोई भी आदेश है और कोई भी अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसको हम उसको साबित करने के लिए नीचे सिग्नेचर मिलेगा, ठीक है। और नियमों और आदेशों की वैलिडिटी, कोई भी आदेश है और नियम है वो कितने समय तक वैलिडिटी होगा ये बारे में बता रहा है। और 87 में क्या है, रिक्त पदों को भरने के लिए सक्षम अधिकारी को सभी शक्तियाँ होंगी। मान लो कोई भी सीट वैकेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उस सीट को भरने के लिए उसके लिए जो सक्षम अधिकारी है, जो भी सक्षम अधिकारी है और उस सीट की जगह वो आया है तो उसको सभी शक्तियाँ होंगी, बेसिक बात है, ठीक है। लाइसेंस और अनुमतियाँ, लाइसेंस और पुलिस लाइसेंस और अनुमति प्रदान करती है और वो उसकी लिमिट भी होती है, ठीक है। पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस भी निकालती है। और सक्षम प्राधिकार की सहमति, कंसेंट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, और सिग्नेचर और नोटिस, सभी नोटिस पर सिग्नेचर होते हैं। और ये देखो ये क्या है, इसमें नियम बनाने की शक्तियाँ 92 हो गया, कठिनाइयों को हटाने की शक्ति हो गया, फिर मामलों का संक्षिप्त विचारण होता है, समरी ट्रायल हो गया। और दंड प्रक्रिया संहिता के, हाँ ये कहता है कि हम दंड प्रक्रिया संहिता और CRPC और IPC की इज्जत करते हैं और उसके सारे प्रोविज़न हमारे एक्ट पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। 96 को निरसन और बचत आ गया इसमें। तो ये चीज़ है हरियाणा पुलिस एक्ट। तो इसमें ये जो था पूरा हमने अच्छे से इसके नोट्स बना रखे हैं, देख लो आप। धारा 26 में क्या था, संरचना, तो इसको आप एक बार देख लेना, फिर नोट्स रिवीजन कर लेना। उसके बाद आपको हरियाणा पुलिस एक्ट में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। वैसे ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है हरियाणा पुलिस एक्ट की। आपको ये भी बात पता होगी कि सिलेक्शन दिलाने के लिए कंप्यूटर हो गया, फिर साइंस हो गया, या फिर हिंदी, इंग्लिश और इंडिया जीके, हरियाणा करंट अफेयर, ये चीज़ें दिलाएंगी सिलेक्शन। आपको धाराएं सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी, इसलिए धाराओं पर इतना टाइम वेस्ट मत करना। एक बार पढ़ लेना। इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आपको एज इन्फॉर्मेशन ही लेना है। इसको प्लीज़ बार बार पर डे रेगुलर रटने की कोशिश मत करना। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपको सब जगह अच्छे हो, तब इसको कर सकते हो। अभी टाइम है, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें टाइम है, तो वो स्टूडेंट अभी एक या 2 दिन में इसको कंप्लीट करके रख सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।